हेलो स्टूडेंट, वेलकम योर टीम एग्ज़ाम क्रैकर्स। आज हम आपके लिए साइंस में टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोश का नाम सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया? आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक। इसके अब ऑप्शन से थोड़ा डिस्कस करते हैं इसमें। तो जो रॉबर्ट हुक जी थे, उन्होंने सन 1665 में कार्क में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका को देखा। और सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि कोशिका नाम किसने दिया, तो रॉबर्ट हुक ही होगा। फिर उसके बाद लीवेनहॉक 1674 में इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आते हैं। उन्होंने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। यानी कि अगर आपसे पूछता है कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इसी प्रकार कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती है, यह सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विर्चो। विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया। अब ऑप्शन ए एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग। फ्लेमिंग इसमें इसका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब फ्लेमिंग कौन थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेंसिलिन की खोज किसने की, तो सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो आपके ऑप्शन है 60 से 80%, 20 से 25% और 80 से 90%, या ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका हो जाएगा 60 से 80%। और जल से अब कुछ और चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा वर्ल्ड वाटर डे, नाम सुना ही होगा। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च। हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। अगर आपका कुछ क्वेश्चन छूट गया हो तो आप एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा और क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनके ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में शरीर का तापमान क्या होता है? यानी कि आपको सामान्य ताप जो होता है मनुष्य के शरीर का, वो आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन आपके हैं 98.6, 98, 66 और ऑप्शन डी 68। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 98.6। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है। कभी कभी ये ऑप्शन नहीं देखता है, आपको सेल्सियस में पूछ लेता है। तो सेल्सियस में जब पूछेगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 36.3 समथिंग डिग्री सेल्सियस, या 37 भी ऑप्शन देता है। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी देता है तो आप इसको क्लिक करेंगे, अगर सेल्सियस में पूछता है तब। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे लिखा भी है B.Ed 2020, यानी कि अभी हाल ही में 9 तारीख को इसका पेपर था B.Ed का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है क्वेश्चन? मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको इसमें से कौन सा सही होगा? लिवर, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अब यहाँ पे अंग पूछा था, यहाँ पे हड्डी पूछा था। तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? फीमर, यानी जांग की हड्डी। यह हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग की हड्डी पाई जाती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो भी आपका जवाब फीमर ही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में यानी मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सबको पता होगा। मनुष्य शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अगर आपसे पूछता है कि बच्चों में कितनी पाई जाती हैं, तो बच्चों में पाई जाती हैं 270 से
270 से 300, ओके। 270 से 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं बच्चों में, ओके। और हड्डियों से रिलेटेड थोड़ा और भी बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, तो आपको पता है हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं, ओके। हड्डियाँ किसकी बनी होती हैं, हड्डियाँ कैल्शियम की बनी होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन अधिकतर बच्चे गलत करके चले आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लोहे की वस्तुओं में जंग लगने का क्या कारण हो सकता है, ठीक। लोहे की वस्तुओं में जंग लगने का क्या कारण हो सकता है, तो आपके ऑप्शन है फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक क्लोराइड का मिश्रण, या ऑप्शन सी फेरिक सल्फेट, या ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। तो आपका ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक क्लोराइड के मिश्रण के कारण होता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल रिएक्शन है। रासायनिक परिवर्तन वैसा ही परिवर्तन है जैसे किसी पदार्थ में रूप, रंग या गुण हमेशा बदलते रहते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, या आपका यही लोहे में जंग का लगना। लोहे में जंग का लगना ये क्या है, एक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ओके। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि लोहे की वस्तु में जंग जो लगता है, इससे क्या इसका वज़न बढ़ता है, घटता है, या सामान्य रहता है, तो हमेशा इसका वज़न बढ़ जाता है, ओके। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जंग से बचने के लिए आप लोहे पे क्या लगाया जाता है, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो आपका सही जवाब क्या होगा, जंग से बचने के लिए जो लोहे पे जंग लगती है उससे बचने के लिए जस्ते का लेप लगाया जाता है। इस प्रोसेस को गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या जस्तीकरण भी बोलते हैं, ओके। आपको यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जा रही होंगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो, तो वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है दिया है, पहला ऑप्शन है प्रीडेशन, सिम्बियोसिस, कॉमन और पैरासिटिज्म। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है ये। इसको हिंदी में बोलते हैं सहभोजिता। सहभोजिता मतलब साथ साथ रहना और भोजन को ग्रहण करना, ओके। जब दो जीव साथ रहें और एक को लाभ हो तथा दूसरे कोई लाभ ना हो, इसे ही सहभोजिता कहते हैं, यानी कॉमनलिज्म कहते हैं। जब दो जीव ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, इसे पैरासिटिज्म कहते हैं, ओके ये। लेकिन अगर एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है यानी खा लेता है, तब इसको परभक्षण कहते हैं, जैसे गिद्ध वगैरह। तो यानी कि इसका परभक्षण है प्रेडेशन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और सिम्बियोसिस का तो साथ साथ रहना, यानी न लाभ हो न हानि हो, दोनों मिलजुल के रहें तो सिम्बियोसिस हो जाता है, ओके। चलिए अगला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। डार्विन का सिद्धांत। अब ये भी कभी कभी देखने को अधिकतर क्वेश्चन मिल ही जाता है तो इजी सा क्वेश्चन, लेकिन अधिकतर बच्चे गलत कर देते हैं। तो जैसे कि आपको सही जवाब पता ही चल गया होगा, ऑप्शन बी कह रहा हूँ, सॉरी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, प्रकृति का चयनवाद, ओके। प्राकृतिक चयनवाद यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा जान लेते हैं। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। योग्यता की उत्तरजीवित यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी प्राकृतिक चयन, दोनों एक ही सिद्धांत। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि प्राकृतिक चयनवाद या उत्तरजीविता क्या होती है या किसने दिया था, तो दोनों एक ही चीज़ है, जिसका सही जवाब डार्विन होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करते हैं। दो विलयन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है। ये केमिस्ट्री का आपका क्वेश्चन है और कई बार को ये आपको देखने को मिला है, ठीक है, कई बार पेपर में देखने को मिल जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ज़रा आप लोग एक बार कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, उनका परासरण दाब समान हो, ओके। जब दो विलयन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, जब उनका परासरण दाब समान हो, ओके। अब देखिए नीचे, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों,
मैं पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा हो, या आपको फ्री पीडीएफ चाहिए हो, तो हमारा आप टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में जाके एग्ज़ाम क्रैकर्स लिखिए और इस फ्री पीडीएफ को वहाँ पे पोस्ट कर दी जाती है। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली मॉक, डेली ऑनलाइन टेस्ट जो कि फ्री होते हैं, डेली क्विज होती है, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं डिस्कस सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू